गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं राघवेंद्र मिस्किन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, एसके डिग्री कॉलेज, ताड़ीकोटी। बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों को कथा साहित्य कथा मंजरी करके एक टेक्स्ट बुक लगाया गया है, जहां रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी के अंडर इस टेक्स्ट बुक देखा जा रहा है। जहां जिस कथा मंजरी के अंतर्गत जो पहली ये जो कहानी है प्रेमचंद द्वारा लिखा गया कफन, one of the most popular Hindi literature author प्रेमचंद है। तो ये जो प्रेमचंद जी जिस कफन को क्यों लिखा, कफन का लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, जो कफन बहुत ही विशेष है, जहां आज की ज्वलंत समस्याओं में एक रूप है। वो जो गरीबी, निर्धनता और आर्थिक दुर्दशा को ये बताने चल रहा है। तो जहाँ पे कफन, जहाँ पे मरने के बाद ओढ़ने के लिए जो नया कपड़ा चाहिए उसे बोलते हैं कफन। जब व्यक्ति में ये जो कफन कहाँ पे आई, कफन से समाज के संदर्भ में क्या देखने के मिलता है, जहाँ सबसे पहले हम इन बातों को जानने से पहले प्रेमचंद जी का जो परिचय है उसे देख लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद जी का परिचय देखेंगे। प्रेमचंद, जहां प्रेमचंद इनका पूरा नाम है धनपत राय श्रीवास्तव, 31 जुलाई 1880 में 8 अक्टूबर 31 जुलाई में इनका जन्म हुआ। 1880 में 8 अक्टूबर 1936 इनका जो मृत्यु हुआ। प्रेमचंद का नाम से ही जाने जाते हैं। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक के रूप में हम इनको देखते हैं। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमा, रंगभूमि, निर्मला, गबन, ये जो इनकी सबसे श्रेष्ठ उपन्यास है कृषक जीवन पर, कृषक संस्कृति को बताने वाली, वो है गोदान। ऐसे कम से कम इन्होंने 12 उपन्यास लिखे तथा इनकी सबसे श्रेष्ठ कहने वाली जो कहानियां भी हमारे सामने है। वो जो कहानियां हैं, हम देखते हैं कि कफन, फूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बुढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि। ये जो लगभग इन्होंने 300 कहानियां लिखी। इन 300 कहानियों का संग्रहों का नाम मानस सरोवर कहते हैं। तो ये इनका जन्म के बारे में कहना है तो इनका जन्म लमही नामक गांव में होता है, जहाँ पे लमही वाराणसी में आता है, उत्तर प्रदेश। हाँ, और मृत्यु भी वाराणसी में हुआ है इनका। और वे इनका समय जो है आधुनिक काल है, जहाँ पे इन्होंने अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी बने। और इनकी साहित्य में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, देखिए वहां पे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी के साथ साथ हम देखते हैं कि
ये जो जीवन है बहुत ही कष्टदायक लगता है। जो इन्होंने अपनी साहित्य विषय के लिए ज्यादा से ज्यादा अ, चुनने का जो विषय है, इन्होंने बहुत ही अच्छा अध्यापक, लेखक और पत्रकार के रूप में भी काम किया। और इनका जो कहानी विधा है, कहानी और उपन्यास में लिखना का इनका बहुत ही विशेष है। और इनका उल्लेखनीय जो ग्रंथों के बारे में मैंने अभी भी बताया। देखिए, इनका जीवन का परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना है तो अ, यहाँ पे जो चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये प्रेमचंद जी का मुख्य घर जाने वाली द्वार है। ये प्रेमचंद स्मृति द्वार है, वाराणसी में है। और इनका तो बहुत कुछ, इनकी विशेषता कहनी है तो इनकी पत्नी शिवरानी देवी है, बेटा है अमृत राय। जहाँ उपन्यास सम्राट या धनपत राय को ही नाम से इनको जाना जाता है, और कलम का सिपाही बोलते हैं, कलम का मजदूर बोलते हैं। ये इनकी विशेषता रही है। चलो हम अभी कफन में रहने वाली, जो दिखाई देने वाली विशेषताएं क्या क्या है, जो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो सब हम एक एक करके देखते चलेंगे। हाँ, तो देखो, सबसे पहले ये जो कहानी है, कहानी में क्या छुपा हुआ है। हाँ, ये है आपके सामने दिखाई दे रही है, ये है प्रेमचंद। और जहाँ कफन के संदर्भ में बतानी है तो कफन क्या है। कफन प्रेमचंद का एक सर्वश्रेष्ठ क्या है, एक कहानी है। तो जिस कहानी के माध्यम से क्या बताने निकल रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। प्रेमचंद के कफन, कफन में आप लोगों के सामने मैं पढ़ते जाऊंगा, आप भी उसके साथ सुन सकते हैं, और घर में कौन कौन है, क्या क्या है। देखो, सबसे पहले मैं परिचय बता दूंगा। यहाँ पे घीसू और माधव दो प्रमुख जो पात्र है, ये दो केंद्र पात्र है। तो यहाँ पे एक बुदिया है, बुदिया नामक एक एक प्रसव पीड़ित स्त्री है, जिनके घर में, जहाँ जहाँ माधव की पत्नी, उसकी बीवी बुदिया है। तो ये तीन बात हमको याद रखना चाहिए। क्या बताना चाहते हैं कफन के माध्यम से, आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानी को एक बार सुनो, फिर अंत में हम उसका अ, विशेषताओं को जानते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे इतनी कहानी, छोटी सी कहानी है, जिसमें घीसू और माधव अपना पेट भरने के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन वो काम भी बहुत ही आधा अधूरा करते हैं, आलसी लोग हैं। जहाँ माधव क्या करता है, अ, अपनी बुढ़िया से ज्यादा तो प्यार तो नहीं करता। जब उसकी ही काम, जब वो बेचारी घर घर में
जाकर काम करके आती है और खेतों में काम करती है। ये लोग न एक जगह पे बैठते हैं न कुछ रह जाते हैं। तो देखो, तो देखिए, जहाँ पे कफन के अंतर्गत ये दो तीन पात्र है। एक तो यीशु और माधव अ, हमेशा पेट के भूखे रहते हैं। उनको सारी गांव में कोई काम नहीं देते। आप कभी जाते हैं तो इससे कुछ नहीं मिलता। और गांव के सभी लोगों को ये भी पता है कि यीशु और माधव को दिया हुआ पैसा भी वापस नहीं आते। तो उन्होंने यहाँ सोचकर कोई उसको ज्यादा लगाने की या देने की कुछ करते नहीं थे। तो देखिए, एक बात और भी है जहाँ पे यीशु और माँ यीशु के जो आदत पूरे माधव में आ गए हैं। दोनों में ऐसे ही चल रहे हैं। जब माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से, वो जो गर्भवती है, वो गर्भवती होने के कारण वो बहुत चिल्लाती है कि उसका प्रसव का जो पीड़ना ज्यादा हो गई है। प्रसव का पीड़ना ज्यादा हो गई है। वो जहाँ पे वो क्या कर रही है, अपने बच्चे को जन्म देने की आखिरी समय आ गया है। लेकिन जिस दर्द सहती सहती वो क्या करती है, अपनी जीवन को अंत कर देती है। जब उसकी अंत होता है तो सारी गांव के सामने यीशु और माधव ने तो देखो, जब प्रसव पीड़ित रहने वाली ये जो बुढ़िया है, जब वो प्रसव पीड़ा से मर जाती है तो बहुत कुछ कष्ट सहती सहती मर जाती है। तो मरने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो घीसू और माधव है, उनके पास तो एक कौड़ी पैसे भी नहीं है। तो उन्होंने सारी गांव के सामने जाकर हाथ फैलाते हैं कि मेरी, माधव कहता है, मेरी पत्नी मर गई है और उसका क्या करना है, अंतिम संस्कार के लिए मुझे कफन लेकर आना है। सभी के सामने हाथ फैलाकर वो कफन लाना चाहता है। तो सभी के पास पैसा लेकर इकट्ठा करके शहर जाता है। शहर जाने के बाद वहां पे शहर में कफन लेने की बजाय इन्होंने जाकर दारू पीना शुरू कर देते हैं। तो ये दारू पीकर और जो चाहे उसे खाकर, जो 8 रुपए उनसे जो संग्रह हुआ था, इन पैसों को उन्होंने मौज मस्ती उड़ाकर और शराब पीकर वहां पे ही गिर जाते हैं। तो देखो, जब कफन लाने के पैसे भी इन्होंने नहीं छोड़े, तो इतनी इनकी जो प्यासे बन गए हैं जीवन से, तो इतनी, भले ही अपनी पत्नी वहां पे घर के सामने शव बनकर गिरी हुई है, लेकिन उसको कल्पना नहीं है। सिर्फ पेट का भरने का ही सोचते हैं। तो असल में छोटी सी इतना ही कहानी है, लेकिन यहाँ पे क्या मुख्य रूप से देखने के लिए मिलता है, यह आपके सामने मैं बताने चल रहा हूँ। तो अम, देखिए, जहाँ कफन का जो सारांश है मैं आपको बाद में भेज दूंगा, पर बहुत पहला देख लीजिए। कफन प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक काव्य संग्रह है। इसमें प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन के साथ अन्य 13 कहानी भी संकलित है। तो कफन में क्या है, पुस्तक में शामिल प्रत्येक कहानी में मानव मन के अनेक दृश्यों की चेतना के अनेक चोरों, सामाजिक कुरीतियों तथा आर्थिक उत्पीड़न के विविध आयामों को समर्पण कलात्मकता के साथ अनावृत करती है।
तो देखो, जहाँ ये जो अनर्थ करती है, वहां पे कफन कहानी प्रेमचंद की अन्य कहानियों से एकदम भिन्न है। उनके कहानी संसार, इसका संसार सर्वथा निस्संग है। इसलिए उनकी कहानियों से परिचय लोगों के लिए यह अनुभूज पहेली होती है। प्रेमचंद के संबंध में बनी हुई पूर्ववर्ती धारणा के आहे प्रश्न चिन्ह लगा देती है। यह मौल्यों के खंडन ही कहानी है। आधुनिकता के सारे मुद्दे इसमें मिल जाते हैं। यह तो आधुनिकता भूत की पहली कहानी है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने अपनी विचारों को प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पे इसमें यथातथा जुड़ी हुई है। ये कफन हिंदी का सर्वप्रथम नई कहानी है। ऐसे आधुनिकता की एक विचारधारा से फैली हुई है। इस तरफ कई विचारधाराएं हैं। तो इसका प्रारंभ इस प्रकार होता है। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटे दोनों एक भूजे एक अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। अंदर बेटे की जबान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पचड़ खा रही है। रा रह कर उसे मुंह से ऐसे दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजे थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, पृथ्वी सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। जब निसंग भाव से तो देखिए, यहाँ पे थोड़ी बहुत इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम्म, कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। आज तो बहुत बार चला गया है जो इंटरनेट। वाईफाई की बहुत समस्या हो रही है। डोंट वरी, थोड़ी बहुत और भी हम प्रयास करते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक बात यहाँ दिखाई देती है कि हम देख रहे थे कि अ, जो माधव चिढ़कर उत्तर में देता है कि मरना है तो जल्दी ही क्यों ना मर जाती, देख कर भी वह क्या कर सकेगा। लगता है तो लगता है जैसे कहानी के प्रारंभ में ही बड़े सांकेतिक ढंग से प्रेमचंद इशारा कर रहे हैं, और भाव का अंधकार में लय हो जाना मानो पूंजीवादी व्यवस्था का ही प्रगढ़ होता हुआ अंधेरा है, जो सारे मानवीय मूल्य, सद्भाव और आत्मीयता को रौंदता हुआ निर्मम भाव से बढ़ता जा रहा है। इस औरत ने घर को एक व्यवस्था दी थी, किसाई करके या घास छिलकर। वह इन दोनों बगैरतों बगैरतों को दोजहक भरती रही है। आज ये दोनों इंतजार में है कि वह मर जाए तो आराम से सोए। आकाश और पृथ्वी पर जिंदा रहने वाले बाप बेटे के लिए भुने हुए आलूओं की कीमत उस मरती हुई औरत से ज्यादा है। उनमें कोई भी इस डर से उसे देखने नहीं जाना चाहता कि उसके जान पर दूसरा आदमी सारे आलू खा जाएगा। हल्का और तालू जल जल जाने की चिंता किए बिना जिस तेजी से वे गर्म आलू खा रहे हैं, उससे उनकी मारक गरीबी का अनुमान सहज ही हो जाता है। यह विसंगति कहानी की संपूर्ण सारांश के साथ विडम्बनात्मक ढंग से जुड़ी हुई है। घीसू को 20 साल पहले हुई ठाकुर की जो अ,
ठाकुर की बारात यदि आती है, चटनी, रायता, 3 तरह की सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिली। लोगों ने ऐसा खाया, किसी से पानी न पिया गया। यह वर्णन अपने ब्यौरों में काफी आकर्षित ही नहीं, बल्कि भोजन के प्रति पाठकीय संवेदना को घबरा कर बना देता है। इसके बाद प्रेमचंद लिखते हैं, और बुधिया अभी कराह रही थी। इस प्रकार ठाकुर की बारात का वर्णन अमानवीयता को ठोस बनाने में पूरी सहायता करता है। कफन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी में हस्तोहास पैदा करती है, क्योंकि उस श्रम की कोई सार्थकता उसे नहीं दिखा देती। क्योंकि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वाली की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, और किसान के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई आच अचरज की बात नहीं थी। फिर भी उसे तकसीम तो ही कि अगर वह पटहाल पटहाल है तो कम से कम किसानों की सी जी तोड़ मेहनत की नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग ब्रेज फायदा तो नहीं उठाते। 20 साल तक यह व्यवस्था आदमी को भरा पेट भोजन के बिना रखती है। इसलिए आवश्यक नहीं कि अपनी परिवार परिवार के अ, परिवार के ही सदस्य अ, मरने जाने के ज्यादा चिंता उन्हें अपनी पेट भरने की होती है। तो देखो, ये सच में ऐसे ही चिंता यहाँ पे दिखाई देता है कि कुछ भी करे, जहाँ पे व्यक्ति में ये बात सचमुच ज्यादा दिखाई देता है। हाँ, तो देखो, हम लोगों को इसका हर कुछ जाहिर होता है कि वो अपना पेट भरने के बिना और कुछ सिवाय और कुछ नहीं सोचते। तो घर के सामने वो लाश रख के बैठे हैं, लाश उठाते उठाते रात हो जाता है। तो देखो, यहाँ पे यही बताते हैं, उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग भेजा फायदा तो नहीं उठाते। 20 साल तक यह व्यवस्था आदमी को भरपेट भोजन के बिना रखती है। इसलिए आवश्यक नहीं थी कि अपने परिवार के ही एक सदस्य के मरने जीने से ज्यादा चिंता उन्हें अपने पेट भरने की होती है। औरत के मर जाने पर कफन का चंदा हाथ में आने पर उनकी नीयत बदलने लगती है। हल्के से कफन की बात पर दोनों एकदम एक मत हो जाते हैं कि लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। और फिर उस हल्के कफन को लिए बिना ही ये लोग उस कफन के चंदे के पैसा को शराब, पूड़ियों, चटनी, अचार और कलेजियों पर खर्चा कर देते हैं। अपने भोजन की तृप्ति से ही दोनों बुदिया की सदगति की कल्पना कर लेते हैं। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे सुख नहीं मिलेगा? जरूर, जरूर से जरूर मिलेगा। भगवान तुम अंतर्या अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। अपनी आत्मा की प्रसन्नता पहले जरूरी है। संसार और भगवान की प्रसन्नता की कोई जरूरत है भी तो बाद में। अपनी उम्र के अनुरूप घिसू ज्यादा समझदार है, और मालूम है कि
लोग कफन की व्यवस्था करेंगे, भले ही इस बार रुपया उनके हाथ में न आवे। नशे की हालत में माधव जब पत्नी के अथाह दुख भोगने की सोचकर रोने लगता है तो घीसू उसे चुप कराता है। हमारे परंपरागत ज्ञान के सहारे की मर कर वह मुक्त हो गई है और इस जन जंजाल से छूट गई है। नशे में नाचते, गीत गाते, उछलते कूदते सभी के ओर बेखबर और मदमस्त वे वही घिर कर ढेर हो जाते हैं। तो देखो, असल में यहाँ पे ये कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है, जहाँ पे वे बहुत कुछ कष्टों को झेलते हुए जो गरीबी स्थिति का बतलाने चल रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि जब तक व्यक्ति जिंदा है उसको हम लोग देखना जरूरी है। जब मरने के बाद क्या देख सकते हैं, इसलिए कफन की बात छोटी सी बात ही क्यों ना हो, लेकिन सभी लोग कफन दिलाने के रेडी है, लेकिन वो अब कोई उनके पेट भराने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात यहाँ पे जाहिर होती है। अ, इतना आज के लिए काफी है। कल के लिए मैं फिर से आपको क्लास कंटिन्यू करूँगा।